सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिग अकेडमी। कैसे हैं आप सब? बहुत लंबे समय के बाद आज हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास में एक तरह से बोले तो एक रीढ़ की हड्डी है। ये रिब, ये आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैक बॉटम, वही है बिल्कुल। पूरी केमिस्ट्री के अंदर ये एक ऐसा चैप्टर है जो तीनों चैप्टर को मात दे सकता है, क्योंकि इस चैप्टर की यूटिलिटीज इतनी है। क्योंकि हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कार्बन को। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो बाकी बचे 117 एलिमेंट से लड़ता है हमेशा, क्योंकि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना लेता है जितने तो बाकी के बचे 117 भी नहीं बना पाते। तो आज सीखेंगे हम कार्बन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना वर्सेटाइल है कि इतने सारे कंपाउंड बना लेता है। 117 एलिमेंट के कंपैरिजन में एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो इतने सारे कंपाउंड बनाता है। कितने सारे? लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो सीखेंगे आज हम। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कैसे और ऐसा क्यों हो पाता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों हम अपने फर्स्ट चैप्टर पूरा करने के बाद सेकंड के बाद थर्ड पे, और अब आ गया फोर्थ पे जो कि लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों कार्बन की। तो पहले लिखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। भाई ये कार्बन है, तो कार्बन वर्ड कहाँ से आया? ठीक है जी। द नेम carbon is derived from Latin word carbo, which means coal। तो बच्चों कार्बन वर्ड कार्बो वर्ड से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है कोल। मतलब कार्बन कोल की एक फॉर्म है। अगर बात करें बच्चों इस कार्बन की, तो कार्बन क्या है बच्चों? एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं C612। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है 6, और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक मास है 12। ठीक है बच्चों, कार्बन के 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पर। आइसोटोप्स, और वो कौन कौन है? C612, C613 एंड C614। तो कार्बन 3 आइसोटोप्स की फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं कि आइसोटोप्स क्या आते हैं। तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। देखो यहाँ पर, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन सेम होता है, इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, जिस वजह से आइसोटोप्स बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम अब बात करें अपनी अर्थ की, हमारी अर्थ प्योरली कार्बन बेस्ड है। मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बहुत सारे हैं। कैसे? The earth is purely carbon based। हमारी अर्थ प्योरली कार्बन बेस्ड है। ठीक है, कैसे? हम बात करें बच्चों अपने फूड की। फूड से हमें क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी। और एनर्जी का सोर्स हम किसको मानते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। किसको मानते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन आ गया, यानी कि अगर
हमारा जो फूड होता है वो कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। दूसरा बात करें बच्चों, DNA, RNA, ये क्या है बच्चों, हमारे जेनेटिक मटेरियल है, और इनसे हमें क्या मिलती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, हमारी DNA और RNA से। ये भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है जी। बात करें हम बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स जैसे बच्चों प्रोटीन्स, फैट्स, और बात करें आपके लिपिड्स, ये सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा हम बात करें बच्चों फ्यूल की, जिसके बगैर हमारे व्हीकल्स अधूरे हैं, जैसे कि आपके पेट्रोल, डीजल, और बात करें आपके केरोसिन ऑयल की, ये सब क्या होते हैं बच्चों, कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। बात करें बच्चों आपके क्लॉथ्स, इसके अलावा मेडिसिन्स की बात करें तो ये सब बच्चों ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। तो हमारी अर्थ प्योरली कार्बन बेस्ड है। इसके अलावा हम बात करें बच्चों कि ये अर्थ क्रस्ट पर कितना पाया जाता है, तो इन अर्थ क्रस्ट पर कार्बन 0.02 से लेकर 0.03% तक पाया जाता है, ठीक है, कार्बन। और किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स की फॉर्म में। कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स की फॉर्म में 0.02 से 0.03% तक पाया जाता है, ठीक है। और बच्चों एटमॉस्फेयर की बात करें, इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का टोटल 0.02 से लेकर 0.03% तक आपका कार्बन पाया जाता है, और किस फॉर्म में पाया जाता है, CO2 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो बताओ बच्चों, हम कह सकते हैं ना कि प्योरली कार्बन बेस्ड है हमारी अर्थ। ये सब चीज़ें हमारी अर्थ पे मिलती है जिनके अंदर कार्बन % है, ठीक है। एक और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ऑक्सीजन साइकिल बनाऊं, ऑक्सीजन साइकिल जो कि कैसे चलता है बच्चों, प्लांट्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है बच्चों, एनिमल्स। हम भी आते हैं उसमें, एनिमल्स एंड ह्यूमंस सभी CO2, ये उल्टा बना रहा हूँ मैं बच्चों, एनिमल्स या हम CO2 को रिलीज़ करते हैं, और ये CO2 किसके पास जाती है, प्लांट्स के पास जाती है, और प्लांट्स फिर रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन साइकिल के अंदर अगर मैं यहाँ से कार्बन हटा दूँ तो ये साइकिल कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनिमल्स या ह्यूमंस कभी भी हमेशा CO2 रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन साइकिल है ये भी प्योरली कार्बन बेस्ड है, ठीक है। तो ये हुई बच्चों कार्बन की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कार्बन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और नहीं तो देखो बच्चों, हमारे फूड से लेकर फ्यूल तक सब चीज़ें कार्बन पर बेस्ड होती हैं, तो इसलिए कार्बन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था इसका, जिसमें हमने समझाया कि कार्बन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्यों हम कार्बन को इतनी तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो अगर ये हो गया है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। गुम है किसी के प्यार में दिल जुबां सा। किसी के प्यार में का मतलब है बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में सुबह शाम हमारा दिल परेशान है। गलत समझते हो, सुबह बहुत गंदे बच्चे हो रहे हो आप।
लेकिन आप बहुत अच्छे भी हो क्योंकि आप पढ़ाई को तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक समझते हैं कार्बन को और अच्छे से। ठीक है, तो हम समझेंगे इसमें बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन कौन सी बॉन्डिंग करता है बच्चों? द कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड तो मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ, लेकिन हम बात करेंगे कि कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड को। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट ionic compounds are formed by the complete transfer of इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से हमारा बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी हम समझते हैं। जैसे कि हम बात करें सोडियम की, सोडियम क्या करता है बच्चों, जब ये आयनिक फॉर्म में जाता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर कर ये पॉजिटिव आयन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। और क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेगा जिससे कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे 2 आयन बन गए, ये आपका कटायन है और ये आपका एनायन है। तो बच्चों जब ये कटायन एनायन के कांटेक्ट में आता है तो ये दोनों बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी आयनिक बॉन्ड NaCN। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इसी को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये तो है हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब ये देख लेना, जो प्रॉपर्टीज आयनिक बॉन्ड की है कोवेलेंट बॉन्ड में बिल्कुल देखने को नहीं मिले। तो क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दूसरी, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। तीसरे की बात करते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। भाई एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है तो बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग मिलेगी इनके बीच में। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर बच्चों ये सॉलिड फॉर्म में है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। और वहीं अगर ये हो जाए एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म हो जिसको हम मोल्टेन फॉर्म बोलते हैं, या फिर कह दो सीधा ही कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर आते ही ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है जी, समझे? तो ये आपका आयनिक बॉन्ड है। अब जरा नज़र मारो इन कुछ कंपाउंड्स पर। ठीक है, कंपाउंड क्या है? मान लो आपके पास है CH4, या मान लो आपके पास है CH3OH, या मान लो CH3CH2OH। ये कंपाउंड जो आपके सामने है, अगर इनको आप स्टडी करें तो इनके बारे में समझिए। ये बच्चों या तो गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और दूसरी बात करें, देखो जी आयनिक बॉन्ड जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं जी? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि ये कंपाउंड क्या है? गैस और लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। दूसरा लो
बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है इनका, और इनका क्या है जी, हाई है। ये तो बिल्कुल अपोजिट निकल रहे। तीसरा, ये बैड कंडक्टर होते हैं। चलो वहाँ मोल्टन फॉर्म में गुड कंडक्टर तो हैं, ये तो मोल्टन फॉर्म में भी बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है जी। तीसरा, इनके बीच में नॉट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और जब ये सब चीज़ें हैं तो सीधी सी बात है भैया, आयनिक बॉन्ड नहीं मिलेगा, नो आयोनिक बॉन्ड। तो जब आयनिक नहीं है तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या करते हैं जी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये कंपाउंड। हम क्या करेंगे, इन कार्बन कंपाउंड्स को ही पढ़ेंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का तो कोई मतलब ही नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, लेवाइस के पास चलते हैं। लेवाइस ने कुछ कहा था, सुनते हैं उसकी भी। चलो, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह सा, देखो लिख नहीं पाता हूँ मैं इसका नाम, हाय राम। बस ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। लेवाइस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। भाई लेवाइस ने कोवेलेंट बॉन्ड समझाने के लिए कुछ अपना भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर डाला है। क्या डाला है आप समझिए। मान लीजिए आपके पास कार्बन है, लेवाइस ने क्या कहा था, इनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को इनके ऊपर डॉट बना के लिख सकते हैं। तो कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करो बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 and 4। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 4। तो हम यहाँ पे 4 डॉट लगा सकते हैं, लगा देंगे जी। डॉट लगा दो, क्रॉस लगा दो। ठीक है, तो ऐसे ही और एलिमेंट्स को भी देखिए, और भी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि बात करें हम बोरोन की, तो बोरोन के पास वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और बात करें बेरिलियम की, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और इससे पहले लें तो लिथियम, इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, लो जी 5 हो गए। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पे जाओगे तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास जाओगे तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस सेल के अंदर। ठीक है, अगर बच्चों इन 3 की बात करें तो इन तीनों को अगर बॉन्डिंग करनी है तो एक इसको 2 और इसको 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने हैं, जो कि पॉसिबल भी होता है। 3 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये क्या करेंगे, इनको डोनेट कर सकते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये ले सकते हैं जी, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, इन डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ये डोनेट कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट कार्बन, कार्बन क्या करे, क्योंकि कार्बन के वैलेंस सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, तो बच्चों यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट शेयरिंग का। तो ये क्या करेगा बच्चों, शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग कैसे करेगा और भी समझते हैं क्यों करता है शेयरिंग। तो पहली बात समझ में आई, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा, एवरी एटम tries to complete or achieve 8 electron in वैलेंस सेल, यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना हर एक एलिमेंट का सपना होता है। जैसे मेरा सपना आर्मी में जाने का था, नहीं जा पाया, बैड लक। आपके भी कुछ सपने हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करेंगे, लेकिन एलिमेंट्स के अलग ही सपने हैं। इनका सपना क्या है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है तो ये आराम से स्टेबल होकर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इधर उधर भागने की। हम कब तक भागते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जब तक हमें स्टेबिलिटी ना आ जाए। हम कब तक तैयारी करते हैं,
जब तक हमें एक अच्छी जॉब ना मिल जाए। और ये कब तक फड़फड़ाएगा, जब तक इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो हर एक एलिमेंट ऐसे ही होता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में, कुछ हो ना हो 8 हो जाए बस किसी तरह, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ नोबल गैस को छोड़ के, क्योंकि उनके पास पहले से ही 8 है। तो बात कर रहे हैं हम इनकी, तो इनके साथ क्या सीन है जी। चलो जी करते हैं, कोशिश करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की। तो पहली कोशिश ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। कैसे करें जी। तो आपके पास क्या है जी, कार्बन है, और कार्बन के पास एक सेल ये है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा सेल भी है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, ये आपका कार्बन एटम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन 2 और 4, फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 4। ठीक है, और हम सभी जानते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन भी हैं। ठीक है, अब मान लो आप ऑक्टेट पूरा करने के लिए, भाई ये तो ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा, अगर ये 4 छोड़ेगा तो ड्यूप्लेट पूरा करेगा। तो मान लो ड्यूप्लेट पूरा करना है ऐसे, तो स्टेबल होने के लिए, तो ये मान लो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये डोनेट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो भाई 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो कभी चेंज होते नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करा इसने, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 प्रोटॉन हो गए। भाई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो 5 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेगा। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये इसको टाइटली बाउंड कर देगा, टाइटली बाउंड कर देगा। ठीक है, फिर एक कोशिश और करी, क्या करी कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए। निकाल दिया, क्या कर दिया हमने, डोनेट कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो हमारे पास इतनी थी ताकत, हमने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया। भाई निकाल लिया, क्या दिक्कत है। तो अब भी इसके पास 6 प्रोटॉन ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अगर भाई यहाँ पर ये टाइटली बाउंड हो रहा था, तो यहाँ तो और ज़्यादा टाइटली बाउंड कर लेगा 4 को। भाई यहाँ तो 5 थे, चलो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, यहाँ तो कमी है, तो उनको और अच्छे से पकड़ के रखेगा। अब और ज़्यादा निकालने हैं, तो भाई इतनी ताकत तो नहीं है हमारे पास, इसके पास भी इतनी ताकत नहीं है। तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आगे ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो भाई जब इम्पॉसिबल ये आगे के लिए है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ेगा अपने, ये छोड़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई नहीं पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट 4 नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो शेयरिंग का एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये भाई डोनेट तो कर नहीं सकता। चलो भाई दूसरा अपना लेते हैं, डोनेट नहीं कर रहा तो एक्सेप्ट करा लेते हैं इसको। चलो जी सेकंड, अब क्या कर रहे हैं हम, इसको एक्सेप्ट करवा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, कोई दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत कैसे हो जाएगी यार, मेरे स्टूडेंट हो तुम। चलो मैंने हटा दिया। मान लीजिए फिर से ये न्यूक्लियस है आपके कार्बन का, और ये इसका फर्स्ट सेल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इसका वैलेंस सेल है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, तो पहली कोशिश तो नाकाम रही, डोनेट कराने वाली, एक्सेप्ट करा लेते हैं। लो जी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। ठीक है, क्या कर दिया, एक्सेप्ट करवा दिया, हो गया एक्सेप्ट। तो भाई मान लो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉन है पहले से ही, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर रिपल्सन क्रिएट करेंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो रिपल्सन बढ़ा, साइज बढ़ जाएगा सेल का, रिपल्सन बढ़ने से साइज बढ़ जाएगा। ओहो साइज बढ़ रहा भाई ये तो। अब यहाँ पर आपके 6 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 7 हो गए। भाई 1 आ गया तो 7 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और देते हैं जी। ठीक है, एक्सेप्ट करा दिया इसको, 1 इलेक्ट्रॉन और है जी। अब यहाँ आगे जी 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। ठीक है, अब देखो जी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर और आ गया,
तो भाई इसका रिपल्सन इस पे, इसका रिपल्सन इस पे, बोल ले जी, और रिपल्सन बढ़ गया है तो साइज और बड़ा हो गया। अब आगे जो आएगा इलेक्ट्रॉन उसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, तो रिपल्सन रिपल्सन खेलता रहेगा। भाई रिपल्सन रिपल्सन खेलेगा तो स्टेबल कैसे होगा? स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके साथ रिपल्सन कर रहे हैं, तो रिपल्सन 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 ध रिपल्सन ध रिपल्सन, अब इतना सारा रिपल्सन कैसे चलेगा बेचारा? बच्चा ही तो है कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं झेल पाता है, स्टेबिलिटी गेन ही नहीं कर पाता है, तो ये काम भी नहीं कर पाता। ठीक है जी। तो यहाँ अगर ये करेगा तो भाई न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल। ना जी, स्टेबिलिटी ना आने की, स्टेबिलिटी ना आने की। अब नहीं आ रही तो क्या करूं? पर नहीं आ रही तो आप सीधा शेयरिंग करिए। आप इलेक्ट्रॉन ना दो ना लो, बस इतना दो जितना उसे ज़रूरत है, फिर वापस ले लो। जैसे कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप हो एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम में आपको दोनों पेन चाहिए, काला नीला, ब्लैक ब्लू। हम गलती से भाई भूल जाते हैं, बच्चे हैं भाई भूल जाते हैं। आप लेकर गए ब्लैक पेन, और आपका जो फ्रेंड था बिल्कुल ही जो आपके पीछे बैठता है वो भी गलती से ब्लू पेन ठालाया, तो एग्ज़ाम में क्या करोगे आप? भाई शेयर कर लोगे, यार तू जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तू आंसर लिख ले, तू आंसर लिखेगा तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से शेयरिंग चलती रहेगी। तो यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड भी, जब ज़रूरत होती है दे देता है और ज़रूरत पूरे होते ही वापस ले लेता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये बातें अगर समझ में आ गई होंगी अच्छे से, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको ज़रा आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या कह रहे थे हम? गुम है किसी के प्यार में दिल जुबां सा। सीख लेते हैं भाई, गानों पे फोकस मत करो यार। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले म्यूचुअल शेयरिंग समझते हैं होती क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कार्बन है जी, और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 4। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, आगे नहीं इतने काफ़ी है। आपके पास हाइड्रोजन भी है 1। तो भाई मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ खड़ा है, इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ खड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे खड़ा है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है जी, और हम जानते हैं कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अब ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, लेकिन ये कैसे करे? तो हम इसे भी जानते हैं, ये ऑक्टेट पूरा नहीं करता, ये तो ड्यूप्लेट पूरा करता है। भाई 2 ही आ सकते हैं ना फर्स्ट सेल में, तो ड्यूप्लेट पूरा करेगा, ऑक्टेट तो कार्बन पूरा करेगा। तो करते हैं पूरा इनका। ठीक है जी, तो ये लो जी, ले भाई मैंने एक रस्सी दी है जिससे इलेक्ट्रॉन बांध दिया। अब यही इलेक्ट्रॉन तेरे पास है और यही इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो ये तेरा भी है, ये मेरा भी है, ये तेरा भी है, ये मेरा भी है, ये तेरा भी है, ये मेरा भी है, ये मेरा भी है, और ये तेरा भी है। तो बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग, लो जी कार्बन हाइड्रोजन ने शेयरिंग करी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गया ड्यूप्लेट पूरा। तो जी सभी ऐसे ही हैं, अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेते हैं, है जी। पर हाइड्रोजन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी था, हमारा तो कार्बन था, 8 होने चाहिए। तो भाई कार्बन किसी से कम है क्या? लड़के कर लिए पूरे। तो देखो कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा, एलिमेंट स्टेबल, ये बनाता है CH4। बात अगर समझ में आई तो हम ये भी समझ चुके हैं कि अगर स्टेबिलिटी गेन करनी है कार्बन को तो उसे शेयरिंग करनी होगी। इसी को बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग, और म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसको लिख देते हैं। तो द
तो दोज bonds that are formed by the mutual sharing of electron, ठीक है, is known as कोवेलेंट बॉन्ड। ले जी, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ गई अब यहाँ पर, ठीक है। तो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके समझदार बच्चों। तो बात करते हैं हम Cl2 की, ठीक है। तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 2 and 7, ठीक है। भाई कोवेलेंट बॉन्ड की खास बात ये भी है, ये गैसियस फॉर्म में अपने मतलब एलिमेंट अपने साथ ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना सकता है। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन गैस होती है, तो गैसियस फॉर्म में ये क्या करेगा, खुद के साथ ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर कर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये दो एटम है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक दूसरे से शेयर कर लिया और बॉन्ड बना दिया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl या फिर Cl2, ठीक है। अब जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, 2 and 6, तो लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो 2 शेयर कर लेगा जी, ए कर लिए 2 शेयर, 2 शेयर हो गए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ से क्या बना जी, O डबल बॉन्ड O या फिर O2, ठीक है। नाइट्रोजन ले लो N2, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 2 and 5, तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 शेयर कर कर ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो 1 2 3 ये शेयर किए और इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसको क्या बोल सकते हैं, और ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के, ठीक। तो बच्चों ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। हम समझते हैं कितने टाइप की कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, 3 टाइप की हो सकती है। इन तीनों को ही डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों कहाँ थे हम, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह सा, फिर आ गए हम अगले टॉपिक पे, गानों पे ध्यान दे रहे हो तुम। तो बच्चों टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमने सीखे हैं 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं पहला है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम शेयर करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्या इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन इज आर shared by 2 shared between 2 atoms, then the bond formed is known as single कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों जब 2 इलेक्ट्रॉन
कि नहीं दो एटम के बीच में शेयर होंगे, उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, H2। ठीक है, अभी हमने बना के देखे थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है। आपके पास H2 हो, Cl2 हो, F2, Br2, I2, HCl, H2O, H2O के अलावा NH3 लो, इसके अंदर भी आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, या CH4 ले लो, ये सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का? एक एटम A होगा, एक एटम B होगा, दोनों के बीच में शेयरिंग होगी एक एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। B की बात करते हैं, ये हो गया आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 atoms, then the bond formed is known as double कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तो मान लीजिए आपके पास कोई एटम A है और कोई एटम B है, इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं जो कि 1-2 करेगा। तो ये जो बॉन्डिंग बनाएंगे बच्चों, इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो जैसे कि बच्चों O2, CO2, ये सब आपके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो हमने बना के भी देखा था। C बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन बच्चों 3 तरह के बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या, ये भी ये ऐसे ही है। व्हेन, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 atoms, then the bond formed is known as ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मान लो जी 2 एटम है, एक A है और एक B है, दोनों के बीच, दोनों के पास जो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयर होगी, तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर इसका और यहाँ पर इसका, इस तरीके से। अब ये जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है बीच में, ठीक है, 3 बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि आपके पास N2 है, N2 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे सिंगल, डबल और ट्रिपल जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनकी डेफिनेशंस हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ और पढ़ लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्यों हम कोवेलेंट बॉन्ड के पीछे पड़े हुए हैं। हम नहीं पड़े हुए हैं, कार्बन पड़ा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि कर ले वो आयनिक बॉन्ड भी, लेकिन नहीं करता कोवेलेंट बॉन्ड। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई। तो बच्चों कहाँ थे हम? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह सा, मगर लिख नहीं पाता हूँ उसका नाम।
तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। भाई क्यों कार्बन पीछे पड़ा है इसके, तो देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी जिसकी वजह से ये पीछे पड़ा हुआ है इसके। तो पहली फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट तो हमने सीखा ही था अभी थोड़ी देर पहले, आयनिक बॉन्ड सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो बच्चों ये सॉलिड भी पाए जाते हैं, लिक्विड भी पाए जाते हैं और गैसेस भी पाए जाते हैं, ठीक है। और बच्चों ये सॉलिड कब पाए जाएंगे, मतलब ये नकली सॉलिड होते हैं, ये अगर इनको तोड़ा फोड़ी करोगे तो फिर से ये टूट फूट जाते हैं आसानी से, इसलिए ये नकली सॉलिड है। जैसे कि चौक है, चौक पर हथौड़ा मारो बिखर जाता है, बिखर गया, तो ये जो बिखरा हुआ पोर्शन बिखर जाते हैं। सॉलिड अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल ऐसे बिखरते नहीं है, लेकिन ये नॉन मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, हथौड़ा मारेंगे बिखर जाता है, तो ये सॉलिड भी पाया जाता है। तो बात करें फिजिकल स्टेट की, तो बच्चों इसके बाद बात करेंगे हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी देखते हैं भाई। अब बच्चों क्योंकि सॉलिड भी कभी कभी पाए जाते हैं, लिक्विड और गैस पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। दे हैव यूजुअली लो melting and boiling point, ठीक है। बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम पाया जाता है क्योंकि इनके अंदर आयन नहीं बनते। आयन बनेंगे तो कब बनेंगे, जब उनको हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे। जैसे NaCl है, NaCl को अगर आप आयनिक फॉर्म में लेके आओगे तो उसको टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये तो पहले से ही बॉयल मतलब लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, तो ये आयन बनाते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन आपको पता ही है, कार्बन के कंपाउंड में एक डायमंड भी होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। हाईएस्ट क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना ज़्यादा है कि नॉन अर्थ पर नॉन किसी भी एलिमेंट का नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है वो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो भाई आयन नहीं बनाता तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा, नहीं करता है। तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। भाई फ्री आयंस नहीं होते इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। भाई जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर आपके पास कोई सॉलिड है मतलब मेटल है, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कारण बनते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का। और जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर आयन कारण बनते हैं। भाई सोल्ट डालोगे उसके आयन बनेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो नहीं करता है, ठीक, आयन ही नहीं है तो कैसे करेगा। बात करते हैं बच्चों अगली प्रॉपर्टी की, नेचर ऑफ
रिएक्शंस, यानी कार्बन जब रिएक्शन, कार्बन कंपाउंड की जब रिएक्शंस होती है तो क्या नेचर होता है उनका, रिएक्शंस। ठीक है, तो दे जनरली अंडरगो मोलिक्यूलर रिएक्शंस। तो बच्चों ये हमेशा मोलिक्यूलर रिएक्शन करते हैं, यानी कि मोलिक्यूल के साथ में। आपने देखा होगा जब भी हम किसी रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं, अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो जब वो रिएक्शन करते हैं तो पहले आयनिक फॉर्म में जाते हैं और आयनिक फॉर्म में जाने के बाद वो दूसरी रिएक्शन करते हैं। लेकिन कार्बन का ऐसा सीन नहीं है, ये मोलिकुलर फॉर्म में ही रिएक्शन करता है। तो इसको मतलब जैसे कि CH4 है तो CH4 डायरेक्ट रिएक्शन करेगा। CH4 आपका जो गैस है वो डायरेक्ट रिएक्शन करती है, उसको कार्बन और हाइड्रोजन में टूटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमेशा मोलिकुलर फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। सही है जी। पांचवी बात करें इनकी सोल्यूबिलिटी की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सोल्यूबिलिटी, तो वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सोल्यूबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इसको मैंने बोला है इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है। तो क्या रीज़न है भाई, पहले समझते हैं इसके बारे में। दे आर यूजुअली insoluble in water, but they are soluble in organic solvents such as naphthalene। तो बच्चों इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर नहीं होती है। देखो वाटर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है और कार्बन कंपाउंड भी कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है। कार्बन कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग तो करते हैं, लेकिन ये नेचर में नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब है ये डायपोल नहीं बनाते हैं, आयंस नहीं बनाते हैं। भाई आयंस बनेंगे तो डायपोल बनेगा, डायपोल बनेगा तो पोलर कहलाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है NaCl। NaCl के अंदर जो क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके पास मिलेगा और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आयंस बनाते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये पोल हो गया और एक ये पोल हो गया, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो क्या बन गया ये डायपोल। और जब कोई भी कंपाउंड इस तरीके से डायपोल बनाता है तो उस कंपाउंड को हम पोलर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन कंपाउंड में क्या है जी, CH4। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। अब बराबर है तो ये आयंस बनाते ही नहीं, यहाँ पे किसी तरह का कोई आयंस नहीं है। और जब आयंस नहीं बन रहा है, नो आयंस, तो यहाँ पर कोई डायपोल भी नहीं है, नो डायपोल। और जब कोई डायपोल नहीं बना तो कैसे होंगे भाई, नॉन पोलर होंगे। और भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, आपको अगर किसी कंपाउंड को किसी में डिसॉल्व करना है तो उसका नेचर सेम होना चाहिए। जैसे कि ये आपके नॉन पोलर हैं और ये आपके पोलर हैं, तो ये आपस में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप अगर अल्कोहल के अंदर नमक को घोलने लगो नहीं घुलेगा, ठीक है, लेकिन उसी को पानी में घोलने लगो तो वो घुल जाता है, क्योंकि वाटर पोलर होता है नेचर में। तो भाई जब भी आपको सोल्यूबिलिटी चेक करनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिसॉल्व होगा। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और यहीं से हमारी एक नई केमिस्ट्री ने जन्म लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर की पूरी डिटेल समझेंगे। हालांकि इस चैप्टर की डिटेल नहीं समझेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है हम तो हमेशा बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तभी तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और तभी तो हमारा टारगेट अचीव होगा 25 अबाउट 25। बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री 25 नंबर की आती है और ये 25 नंबर हमें चाहिए, इसीलिए हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना, ठीक है बच्चों।
तो ऐसे ही अब अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, वापस मिलेंगे दोबारा, ठीक है। तो लगे रहिए तैयारी में, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, दोनों मिलकर करेंगे डिशुम डिशुम बोर्ड के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, टाटा।